हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आइए एक नए टॉपिक पर हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जैसे हम देखते हैं, हमारा जो जेनरिक में बहुत सारे ड्यू के स्टूडेंट्स पेपर जो पढ़ते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उस पर हम आइए बात करते हैं। उसका जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उस पर हमें डिस्कस करना है और उसमें हम बात कर सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन की पद्धतियाँ। तो उसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स की हम बात कर सकते हैं या अलग अलग जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में हम जानें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आखिर उपागम होते क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमें देखते हैं कि नेशनलिज्म को लेकर अलग अलग जो एक पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर सकते हैं, अलग अलग एक दृष्टिकोण जो रहा है, तो उसके बारे में हम जाने सबसे पहले। लेकिन इसको हमने देखे, इसको हम 4 पार्ट में स्टडी करेंगे अलग अलग। फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड नेक्स्ट, और उसके बाद हम डिस्कस करते रहेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें क्या है, हम बात करते हैं कैम्ब्रिज स्कूल, और इसमें हम इसको साम्राज्यवादी उपागम भी बोलते हैं। और इसमें हम जो सेकंड पार्ट पर हम बात करेंगे, फर्स्ट तो हमारा ये रहेगा, सेकंड इसमें हमारा रहेगा नेशनलिस्ट उपागम, या इसको नेशनलिस्ट स्कूल भी बोला जाता है। और इसी में हम बात करें फिर मार्क्सिस्ट उपागम या मार्क्सिस्ट स्कूल भी इसको बोलते हैं। और लास्ट में सबाल्टर्न उपागम या सबाल्टर्न अप्रोच की हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट है हमारा, इट मीन्स साम्राज्यवादी उपागम। अगर हम देखें जो हम बात करते हैं कैम्ब्रिज स्कूल भी इसको हम बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी हम समरी पर बात कर लेते हैं। वैसे तो हम डिटेल में सभी कुछ डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम देखें इसकी एक समरी हमने जो रेडी की है। आखिर साम्राज्यवादी उपागम को हम किस तरीके से स्टडी कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें आखिर साम्राज्यवादी स्कूल या कैम्ब्रिज स्कूल, इसमें हम देखते हैं इसके बहुत सारे, जैसे हम कह सकते हैं सपोर्ट में हैं। ऐसे आखिर कौन कौन सपोर्ट में हैं, जैसे हम देखते हैं कोई भी किसी तरह की आइडियोलॉजी पर हम देखते हैं तो किसी ना कोई सपोर्ट में तो होता ही है। तो हम कह सकते हैं सपोर्टर की हम बात करें, समर्थक कौन कौन है, तो उसमें हम देखें बहुत सारे नाम हैं हमारे सामने। जैसे हम C.A. बेली की हम बात करते हैं, जॉन गेलर, A. जॉनसन, अनिल सील, गार्डन जॉनसन। और इसी में हम बात करें, ठीक है ना, वेयर हाम्सवर्थ, कोपलैंड, पर्सिवल स्पीयर, ऐसे बहुत सारे नाम, ब्रूमफील्ड, जूडी ब्राउन, ये सभी कौन हैं, सभी हम देखते हैं कैम्ब्रिज स्कूल या कैम्ब्रिज स्कॉलर के हम कह सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे स्कॉलर हैं जो हम कह सकते हैं कि जो साम्राज्यवादी उपागम उसके फेवर में बात करते हैं और उसको एक पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं और सभी कुछ बताते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया। तो उसको हम देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेशली एम क्या है। अगर हम देखें आखिर जो हमने समरी में हम बताने का जो एक एफर्ट्स कर रहे हैं वो क्या है, हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता के हितों को पूर्ति करना। इट मीन्स अगर हम देखें जितने भी हम कहते हैं कि जो भी इस तरह के जो हम देख रहे हैं, जो भी विचारक हैं, समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, वो सब क्या कहते हैं कि जो भी साम्राज्यवादी या हम कहें जो कॉलोनियल पीरियड है उसमें क्या हो पाया है, सबसे बड़ा बेनिफिट हम कह सकते हैं वो ये देखते हैं कि भारतीय जनता के हितों की पूर्ति हमने की है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो भी इंडियन इंटरेस्ट की हम बात कर सकते हैं, भारतीय हितों को फुलफ़िल करना उनका सबसे बड़ा एक टारगेट रहता है। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं स्पेशली उन्होंने पॉजिटिव सपोर्ट किया है। इट मीन्स सकारात्मक समर्थन उन्होंने दिया है कि हमने कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया है। इट मीन्स हम कह सकते हैं शोषण की प्रकृति को इग्नोर किया है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, ठीक है ना, उसको मना करते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं इंडिया में जितने भी हम देखते हैं एफर्ट्स जो हुए हैं उन सभी को एक आर्टिफिशियल वॉर की कैटेगरी में, इट मीन्स एक कृत्रिम युद्ध के रूप में उन्होंने उसको रखा है। चलिए उसके बाद आगे हम देखें नेशनलिज्म पर भी उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो तो एक सीखने की प्रक्रिया में ही चलता रहा है। इट मीन्स एक लर्निंग प्रोसेस के रूप में ही उन्होंने देखा है उसको। चलिए ठीक है, लर्निंग प्रोसेस मान लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी जो पद्धति है, या हम कहें जो हम बात कर सकते हैं कि साम्राज्यवादी पद्धति को लेकर भी हम 2 साइड की हम बात कर सकते हैं, या हम कहें 2 साइड ऑफ। अगर हम बात करें कि जो कैम्ब्रिज स्कूल है, ठीक है ना, उसकी अपनी एक जो मेथड है वो 2 तरीके से सोचती है। अगर हम देखें फर्स्ट उसमें हम बात करते हैं लिबरलिस्ट, एक तरह की लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी है। और इसमें हम लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ साथ में हम देख सकते हैं कोपलैंड जो सपोर्ट में है लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी, और उसमें एक पर्सिवल स्पीयर की हम बात कर सकते हैं। और इसमें स्पेशली जो बात की गई है वो क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात कर सकते हैं, स्वशासन। और
डेवलपमेंट की बात की गई कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हो पाया वो सब किसने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है। और इसमें हम बात कर सकते हैं परोपकारी और लाभकारी। इट मीन्स हम बात कर सकते हैं कि हमने जो भी कुछ किया है वो सब इंडिया पर परोपकारी किया है, ठीक है ना, और हमने इंडिया का प्रॉफिट ही किया, भलाई किया है हमेशा। और उसके बाद हम नैरोइस्ट की हम बात कर सकते हैं, संकीर्णवादी, ठीक है ना। अगर हम देखें नैरोइस्ट जो सपोर्टर हैं, जो संकीर्णवादी जो विचारक हैं, उसमें हम बात कर सकते हैं अनिल सील, ब्रूमफील्ड, जोडी ब्राउन, ठीक है ना। उनका मानना क्या है? उनका मानना यह है कि आर्थिक और सामाजिक विकास, इट मीन्स हम कहें कि इंडिया का हमने इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट किया है, ठीक है ना। और उसमें कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद, उसने बहुत एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है। तो ये सब कुछ है हमारा समरी। तो आइए अब डिटेल में हम बात करते हैं। देखिए, जब भी हम देखते हैं, स्पेशली जितने भी हम देखते हैं अभी तक के जो भी इस पेपर नेशनलिज्म इंडिया पर, और ये हमारा फर्स्ट यूनिट का स्पेशली ये क्वेश्चन इसमें से रिपीट होता ही होता है। कोई भी दो अप्रोच पर क्वेश्चन बनी जाता है, ठीक है ना। या तो फर्स्ट टू आ सकते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट टू अप्रोच, या इसमें से कोई भी मिक्सअप हो सकता है। हम कह सकते हैं जैसे साम्राज्यवादी उपागम और इसमें जुड़ जाएगा फिर मार्क्सवादी उपागम, इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार। लेकिन अब सबसे ज़रूरी ये है कि आखिर हम जाने हमारे लिए कि नेशनलिज्म, आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है सबसे पहले, ठीक है ना। और इसमें हम फिर ये भी बात करेंगे कि आखिर इसको लेकर हम कह सकते हैं कि फिर पूरा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आइए बात करते हैं राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं, जनरली हम इसको किस तरह से देखते हैं। राष्ट्रवाद की हम बात कर सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, अगर हम कहीं राष्ट्र के प्रति प्रेम की बात की गई है, ठीक है ना, इट मीन्स हम कह सकते हैं अटैचमेंट टू द नेशन, ठीक है ना। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं एक सामूहिक भावना, एक सामूहिक भावना की बात की गई है, इट मीन्स एक कलेक्टिव फीलिंग। और इसमें हम कहें एक आधुनिक संकल्पना, एक मॉडर्न कंसेप्ट की हम बात कर सकते हैं। और इसी में एक आइडियोलॉजी के रूप में भी, एक विचारधारा के रूप में भी हम इसको जानते हैं, नेशनलिज्म, ठीक है ना। और इसमें हम डेफिनेशन पर अगर हम बात करें, आखिर इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, राष्ट्रवाद को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये भी ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम देखें राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में हम कह सकते हैं है क्या है, भाषा, धर्म, जाति, ठीक है ना, संस्कृति, और इसमें हम देख सकते हैं आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है ना, इन सभी का एक कॉम्बिनेशन, इन सभी का एक मिश्रण, वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। इट मीन्स अगर एक बार और हम देखें राष्ट्रवाद को हम क्या मानते हैं, राष्ट्रवाद में हम देखते हैं भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, ठीक है ना, आर्थिक और सामाजिक विकास का एक मिश्रण है, एक ग्रुप है, एक समूह है, ठीक है ना। तो आइए अगर हम देखें इन सभी का एक विचारों का एक समूह तो हम मान लेते हैं। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी ये भी है, उस पर तो हम सभी पर बात ही करेंगे, लेकिन आखिर अभी हम बात कर रहे हैं अप्रोच, आखिर उपागम होता क्या है। अगर हम देखें उपागम, अगर हम देखते हैं अप्रोच, इट मीन्स समझने का दृष्टिकोण, या हम कहें एक नज़रिया, ठीक है ना, किसी भी समस्या, हम कह सकते हैं कोई भी कंसेप्ट है, ठीक है ना, उसका आखिर दृष्टिकोण क्या है, ठीक है ना। उपागम का सिंपल ही मतलब क्या होता है, किसी भी कंसेप्ट को समझने का नज़रिया, दृष्टिकोण। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, आखिर जब हम बात करते हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल, तो कैम्ब्रिज स्कूल की अगर हम बात करें कितना पुराना हम इसको मानते हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल कितने लंबे समय से बात कर रहा है, तो हम ये भी देखते हैं कितना पुराना हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह पद्धति जो एक कैम्ब्रिज स्कूल की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम बात करते हैं कि जो साम्राज्यवादी जो पद्धति है या उपागम है, ठीक है ना, उसको हम इतने ही पुराने कह सकते हैं जितना कि भारत में ब्रिटिश शासन, अगर हम देखें ब्रिटिश शासन ने जो भी इंडिया में जो भी एक्टिविटी की, ठीक है ना, उन सभी को अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, वो सब किस पीरियड में आएगा, उसको हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी उपागम। लेकिन अब हम ये भी कहेंगे कि ये सब इतना पुराना तो है ही, लेकिन अब हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर हम थोड़ा सा देखें, ठीक है ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम कहें सबसे पहले थोड़ा सा हम देख सकते हैं जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि धीरे धीरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अगर हम देखें, ठीक है ना, बहुत सारे कंट्री इंडिया में एंट्री करते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं पुर्तगीज, डच, डैनिश, स्पेनिश, स्वीडिश, फ्रांसीस, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे हम कह सकते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इट मीन्स हम कहें यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे देश भारत में आते हैं। और उन सभी का एक ही टारगेट है, सभी का एक ही उद्देश्य है, वो क्या है, व्यापार करना, ठीक है ना, व्यापार करना और प्रॉफिट कमाना।
लेकिन इस कंपटीशन में हम ये भी देखते हैं बहुत सारे कंट्री आते हैं और फिर आपस में कंपटीशन स्टार्ट होता है, प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। और उसमें फिर हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटेन ही एक कंट्री एकमात्र देश रहता है, बाकी सारे कंट्री धीरे धीरे एग्जिट कर जाते हैं, सब यहाँ से अपना वापस पहुँच जाते हैं अपने देश। लेकिन अब ये भी देखिए हम आखिर जो हम बात कर रहे हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल की हम बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं कि इम्पेरियलिस्ट अप्रोच, आखिर उसका जो स्टार्टिंग से अगर हम बात करें उस पर हमने बात की कितनी पुरानी है, ठीक है ना। तो ब्रिटिश शासन हम देखते हैं कॉलोनियल पीरियड की स्टार्टिंग अगर हम देखते हैं, वैसे तो हम ये मानते हैं उससे पहले तो सब ट्रेड का ही एक सिस्टम हम देखते हैं, लेकिन प्लासी वार के बाद से सिस्टम किस तरह से बदलाव होते हैं उसमें, ठीक है ना, पूरा ही सिस्टम बदल जाता है। और उसमें हम भी कह सकते हैं प्लासी वार के बाद एक जो सिस्टम में जो चेंज आता है उसको हम जानते हैं गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स, यानी कि हम कहें कि गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स, शक्ति राजनीति का खेल शुरू होता है। और उसके बाद जो भी बदलाव होते हैं, ठीक है ना, वो हम सभी जानते हैं। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जितने भी स्कॉलर हैं, ठीक है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं बेली या हम कहें गेलर, जॉनसन, एलिसेल, ब्रोमफील्ड, जोडी ब्राउन, पर्सिवल स्पीयर, ऐसे बहुत सारे नाम हमारे सामने हैं। उन सभी का मानना हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश राज एक वरदान के रूप में, ठीक है ना, हम कहें कि ब्रिटिश राज ईश्वर प्रदत्त, यानी कि ईश्वर ने ही, ठीक है ना, इस तरह की एक परिस्थिति बनाई और वरदान के रूप में भारत की जनता को मिला। वाह वाह, क्या कहने कि भारत की जनता को ये सब प्राप्त हुआ किस रूप में, बाकी भगवान ने ही, गॉड ने ही इस तरह की कंडीशन बनाई और ये एक वरदान के रूप में हमें मिला है। चलिए उसके बाद अगर हम देखें जितने भी स्कॉलर हैं उन सभी का उद्देश्य क्या है, स्पेशली हमें देखते हैं सभी ब्रिटेन के सपोर्ट में है, या हम कहें कॉलोनियल जो पीरियड रहा है। और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं, हम सभी किसी से भी हम अगर जनरली हम डिस्कस करें कि अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने साल शासन किया, कितने वर्षों तक भारत को गुलाम बना के रखा, तो हम कह सकते हैं कि, ठीक है ना, उसमें हम कहते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। लेकिन उस टाइम पीरियड को हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन या हम कहें ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन उन्होंने किया है, कि हाँ ऐसा हो पाया है। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी उन्होंने अगर हम कहें जो भी कुछ एफर्ट्स किए हैं वो सब हो पाए हैं, ठीक है ना, लेकिन वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं सभी। और उसके बाद हम थोड़े से देखें आगे, आखिर इस पद्धति को अगर हम देखें, इस पद्धति का एक पॉइंट ये भी है, उन्होंने कहा है कि एक्सप्लॉटेटिव नेचर हमारा कभी भी जो एक एक्सप्लॉटेटिव नेचर है, ठीक है ना, वो कभी रहा ही नहीं है। उसको उन्होंने क्या किया है, गलत बताया है कि ऐसा हमने नहीं किया है। चलिए उसके बाद हम बात करें आगे, जितने भी इंडिया में हम देखते हैं जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए हैं, या हम कहें 1857 और 1857 के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि 1857 के बाद बहुत सारे एफर्ट्स होते रहे रीजनल लेवल पर भी हम देखते हैं। और फिर हम ये भी कह सकते हैं, जैसे एक लंबी लिस्ट हमारे सामने वैसे तो आ जाती है, 1857 के बारे में हम सभी जानते हैं कि 1857, और उसके बाद हम देख सकते हैं फिर वैसे तो 1885 में INC को बनाया जाता है। INC के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि INC तो बनाया गया लेकिन उसमें कुछ बदलाव होते नहीं होते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि 1905 बंगाल पार्टीशन हो जाता है, 1906 मुस्लिम लीग बन जाती है, ठीक है ना। और उसमें हम थोड़ा सा और भी आगे चलें, ये तो सब देख ही पा रहे हैं हम, लेकिन अगर हम देखें फिर गांधी के मूवमेंट की स्टार्टिंग हम कह सकते हैं 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। इट मीन्स हम कहें कि ऐसे आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी मूवमेंट हम देख पाते हैं। लेकिन ये सारा एक जो भी हम देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जितने मूवमेंट हुए इंडिया में, ठीक है ना। और 1857 तो इन सभी को क्या बोला उसने, जितने भी स्कॉलर हैं, ठीक है ना, जो भी स्ट्रगल किए जा रहे हैं किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है ना, या हम कहें इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो भी एफर्ट्स किए हैं वो सब क्या है, एक आर्टिफिशियल वॉर ही है, एक कृत्रिम युद्ध ही है। और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं स्पेशली जो एम की हम बात करें कि आखिर मेजर एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम कह सकते हैं भारतीय जनता के हितों की पूर्ति करना ही, ठीक है ना। इन सभी का हम कह सकते हैं, इन सभी ने इस तरह से रिस्पॉन्स किया है कि हमारा तो उद्देश्य, ठीक है ना, भारतीय जनता के हितों को पूर्ति करना था या इंटरेस्ट को फुलफिल करना रहा हमारा टारगेट। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले हम,
साम्राज्यवादी पद्धति के फेवर में अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, उसको भी लेकर टू साइड की हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट साइड अलग तरीके से सोचती है, सेकंड साइड जो है यानी कि जो फर्स्ट इसमें ऑथर की हम बात करते हैं, कुछ स्कॉलर की अगर हम बात करें, उनका मानना अलग तरीके से, वो अलग तरीके से सोचते हैं। उसमें हम देख सकते हैं लिबरलिस्ट उदारवादी, और जो सेकंड हमारे पास नैरोइस्ट संकीर्णवादी। लेकिन सबसे पहले हम इस पॉइंट पर आते हैं, आखिर अगर हम देखें जो कुपलैंड और पर्सिवल स्पीयर हैं जो नैरोइस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनका मानना क्या है? उनका मानना तो यह है कि भारतीय जनता को जो स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, कि स्वशासन का हमने एक उनको प्रॉपर गाइड किया। वो स्वशासन भी नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, उनको हमने एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया, एक प्रशासन की एक व्यवस्था दी, या हम कहें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक एक व्यवस्था वो हमने दी है किनको? भारतीयों को। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने क्या किया? स्वशासन की किस तरह से डिमांड की जाती है, ठीक है ना, उसको लेकर जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं वो सब हमने तो करने बताए हैं। और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट परोपकारी, ठीक है ना, और इसमें हम ये भी कह सकते हैं फिलोंथ्रोपिक एंड बेनिफिशरी, परोपकारी भी रहा और लाभकारी भी रहा। इट मीन्स हमने जो भी परोपकार किए हैं भारतीयों पर, अगर ब्रिटिश शासन भारत में रहा है तो उसने बहुत सारे, हम देख सकते हैं इस तरह के एफर्ट्स की बात की जा रही है कि हमने बहुत सारा एफर्ट्स किया है, पॉजिटिव एफर्ट्स किया है। लेकिन अब थोड़ा सा हम सेकंड पर हम बात करें नैरोइस्ट आइडियोलॉजी, इट मीन्स जो संकीर्णवादी विचारधारा है उनका मानना क्या है? उसमें हम देखते हैं अनिल सील, ब्रूमफील्ड और जूडी ब्राउन। अगर हम देखें इन तीनों के कुछ आर्टिकल्स हैं, उन तीनों आर्टिकल्स को कंबाइंड करने के बाद एक बुक लिखी जाती है, ठीक है ना, जो बुक क्या है? लोकेलिटी, प्रोविंसेस एंड नेशन। और उसमें हम ये भी देखते हैं एसे ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। और अगर हम देखें इसमें 1872 1940 के बीच में जो भी हम देखें, जो भी एफर्ट्स हो पाए हैं, उन सभी को बेस बना करके, ठीक है ना, आर्टिकल जो भी इन तीनों को अगर हम देखते हैं, अनिल सील, ब्रूमफील्ड, जूडी ब्राउन ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, उनको कंबाइन करने के बाद सभी आर्टिकल को एक बुक का रूप दे दिया जाता है। लेकिन हम ये भी देखें इन सभी का एक एफर्ट्स क्या है? आर्थिक और सामाजिक विकास, इट मीन्स इकोनॉमिक एंड, हम कहें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हम कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म ने, जो कॉलोनियलिज्म है उपनिवेशवाद, उसने एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। किसने? उपनिवेशवाद ने। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा जो एक नैरोइस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं। तो उसमें हम देखें कि ठीक है, इनका अपना मानना ये है। और उसके बाद हम देखें, हम ये देखते हैं फिर आगे कि भारत को लेकर, इंडिया को लेकर उन्होंने कहा है कि भारत में कभी राष्ट्र, ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि ना ही तो भारत कभी राष्ट्र रहा है और ना ही निर्माणाधीन। इट मीन्स भारत कभी न तो राष्ट्र रहा और ना ही निर्माणाधीन। इट मीन्स ना ही तो उसने इस तरह के एफर्ट्स किए, राष्ट्र बनने की दिशा में कोई काम नहीं हो पाया। चलिए उसके बाद हम आगे चलें। लेकिन उन्होंने, हम देखते हैं कि जो इंडिया का जो एक सिस्टम है उसको लेकर भी उन्होंने स्पेशली फोकस किया। उनका मानना है कि भारत, ठीक है ना, इंडिया क्या है? इंडिया में हम देखते हैं कास्ट सिस्टम को लेकर बात की गई है, लैंग्वेज को लेकर बात की गई है, और लैंग्वेज के साथ साथ में हमें भी देखते हैं, ठीक है ना, रिलीजन ग्रुप्स की हम बात कर सकते हैं, या रिलीजियस ग्रुप की हम बात करें, ठीक है ना, उन सभी का एक कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं इंडिया इज ए ग्रुप ऑफ, अगर हम कहें कास्ट सिस्टम, और इसमें हम रिलीजियस सिस्टम की हम बात कर सकते हैं, एंड लैंग्वेज सिस्टम, इन सभी पर ही आधारित उसको माना है कि इसमें क्या हुआ है। इंडिया में तो हमेशा कास्ट सिस्टम की एक व्यवस्था लंबे समय से बनी आई है, उसको लेकर स्पेशली फोकस किया जाता है, टारगेट किया जाता है, और इन सभी में ही उलझे रहते हैं। और लैंग्वेज को लेकर लैंग्वेज के इशू भी बने हैं, और धार्मिक आस्थाएं जो हमेशा से चली आ रही हैं उनको ये स्पेशली फोकस किया जाता है, और इससे अलावा कुछ सोचा ही नहीं जाता। इस तरह के ग्रुप की बात की गई है। आगे चलें, इसमें बात की गई नेशनल आइडेंटिटी की। इट मीन्स राष्ट्रीय अस्मिता की हम बात करें, इट मीन्स ये हम कहें डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इट मीन्स राष्ट्रीय अस्मिता का विकास कभी नहीं हो पाया। फिर क्या हो पाया? अगर हम देखें उन्होंने क्या किया, हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी गई? जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है ना, या फिर हम बात कर सकते हैं, इसमें हम दो तरह की कैटेगरी बना सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हम कह सकते हैं अभिजन वर्ग,
इट मीन्स हम कहें कि अभिजन वर्ग, इट मीन्स एलिट क्लास। एलिट क्लास की जब हम बात करते हैं कि अभिजन वर्ग के ही मैक्सिमम हम देखते हैं जो भी परसेंटेज एक रहता है, ठीक है ना, जो भी हमारे जो बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हैं, वो सब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? एलिट क्लास, अभिजन वर्ग से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन अब हम ये भी कह सकते हैं कि एक अभिजन वर्ग है और उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह का एक नेशनल आइडेंटिटी को लेकर कोई एफर्ट्स नहीं किया जाता। जो मैक्सिमम एफर्ट्स, जो अधिकतम जो प्रयास किया जाता है वो किस दिशा में किया जाता है? पर्सनल आइडेंटिटी को लेकर, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत पहचान। अपनी व्यक्तिगत पहचान को लेकर ही सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो इसको दी जाती है, खुद को, स्वयं को। और उसमें हम ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे इस तरह के जो एफर्ट्स किए जाते हैं कंटिन्यू चलते रहते हैं। और इस कैटेगरी में हम ये भी देखते हैं कि अभिजन वर्ग तो है ही, कि अभिजन वर्ग तो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी हैं। इसमें हम एक बड़ा ये भी बता सकते हैं, एक राजनीतिक वर्ग, एक पॉलिटिकल क्लास की हम बात कर सकते हैं, एक राजनीतिक वर्ग भी, ठीक है ना। लेकिन सभी को अगर हम देखें ऑल ओवर, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, दोनों, ठीक है ना। एक एलिट क्लास को ही हम इसमें स्पेशली देख पाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास। लेकिन इन सभी में भी अगर हम देखें, आगे हम थोड़ा सा और चलते हैं, ठीक है ना। इंडियन नेशनलिज्म को लेकर बात की गई है कि उपनिवेशवाद, कि भारतीय राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी नहीं रहा। इट मीन्स कॉलोनियलिज्म का हमने कभी भी विरोध नहीं किया, या हम कहें उसको हमने कभी गलत नहीं ठहराया गया, ऐसा उनका मानना है। लेकिन हम थोड़ा सा ये भी देखें कि हम ये भी देखते हैं बहुत सारे जो लीडर हैं, ठीक है ना, कुछ नेशनल लीडर होते हैं, हम देखते भी हैं बहुत सारे जो नेशनल लीडर की हम बात कर सकते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसमें हम ये भी कह सकते हैं गांधी। वो सब क्या है, हम देखते हैं कि स्पेशली जैसे हम देखते हैं जो स्पेशल क्लास की हम बात कर सकते हैं, विशिष्ट जो वर्ग होते थे, ठीक है ना, उन सभी में भी ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता था। हमेशा कंपटीशन चलता रहता था, प्रतिस्पर्धा में भी होती थी। लेकिन एक कंडीशन की हम बात कर सकते हैं, इसमें एक रॉयलिज्म की हम बात कर सकते हैं, राजभक्ति। रॉयलिज्म इट मीन्स राजभक्ति की अगर हम बात करें, बहुत से हम कह सकते हैं बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है ना, वो क्या करते थे, हम ये भी देख सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पर इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में उनको सपोर्ट कर रहे होते थे। किस वजह से? क्योंकि उनकी अपनी जो एक पर्सनल आइडेंटिटी है, ठीक है ना, उसको किसी तरह से कोई लॉस ना पहुँचे। इस तरह के एफर्ट्स किए जाते रहे हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा हमेशा से, कंपटीशन उनमें भी चलता रहा है कि मुझे, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है, और उससे क्या होगा कि मेरी अपनी कहीं ना कहीं पर मेरा ब्राइट फ्यूचर होगा, मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा। इस तरह की कामना उनके द्वारा की जाती रही, और इस तरह के एफर्ट्स हम देख भी पाते होते हैं। लेकिन हम जैसे बात करें रॉयलिज्म, राजभक्ति, और इसमें हम देख सकते हैं पैट्रियोटिज्म, इट मीन्स देशभक्ति, तो दोनों ही तरह की कंडीशन हम देख सकते हैं। राजभक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर हम देखते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में वो हमेशा रहते हैं। बहुत सारे हमारे इस तरह के आरोप लगे हैं, बहुत सारे जो हम कह सकते हैं जो बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं उन पर आरोप लगे हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं बहुत सारे हमारे रेवोल्यूशनरी की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे समाज सुधारक हैं, या हम कहें बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हैं जो देशभक्ति को प्रीफर करते थे, या उनके देशभक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है उन्होंने, और इस तरह का एफर्ट्स हमेशा से ही होता रहा। लेकिन जैसे हम देखें ब्रिटिश राज को वो अपना एक कह सकते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में भी अगर हम देखें जब आईएनसी बना, तो आईएनसी में हम देखते हैं स्टार्टिंग में आईएनसी का जो नेचर है वो कैसा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से समझें तो आईएनसी का नेचर स्टार्टिंग में मॉडरेट आइडियोलॉजी वाला है, जहाँ हम कहें मॉडरेट है। लेकिन हम ये भी देखते हैं फिर एक्सट्रीमिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत सारे हम देख सकते हैं, बाल लाल पाल की अगर हम बात करें, वो सब एक्सट्रीमिस्ट में कन्वर्ट आ जाते हैं, या एक्सट्रीमिस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और उसमें हमें भी देखते हैं फिर हमारे सामने जो मॉडरेट हैं, उसमें हम बात कर सकते हैं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई निरोजी, वो सभी क्या हैं, सभी मॉडरेट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इट मीन्स अगर हम देखें वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, और ये भी कहते थे कि रिक्वेस्ट मेथड को फॉलो किया जाएगा तो सब कुछ ईजी रहेगा, सब कुछ हो पाएगा, और हमारी जो भी डिमांड है वो ईजिली, हमारी जो भी डिमांड है वो सब फुलफिल हो पाएगी, उसकी पूर्ति हो पाएगी। लेकिन हमें भी देख सकते हैं प्रतिस्पर्धा तो हमेशा चलती रही, चाहे वो किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की हम बात करें, सभी
ये भी चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर पाएँ और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक आइडेंटिटी वो बनी रहे। लेकिन अब देख सकते हैं, फिर आगे हम थोड़ा सा आगे चलें लास्ट में, अगर हम विपिन चंद्रा की अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, पॉपुलर हिस्टोरियन की हम बात कर सकते हैं, जो पॉपुलर हिस्टोरियन हमारे विपिन चंद्र, तो उनका मानना ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पद्धति को अगर हम पूरे ही कम्प्लीटली देखें, आखिर इस पद्धति में कुछ ना कुछ तो बुराइयां हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम कह सकते हैं इस पद्धति की सबसे बड़ी एक वीकनेस अगर हम बात करें, जब जो वीकनेस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं वो क्या है, हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितना भी एक हम देखते हैं एक्सप्लोटेशन किया, या हम कहें इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन की हम बात कर सकते हैं, हरासमेंट, ठीक है ना, इंडियन पीपल्स का, ठीक है ना, या हम कहें जो एक एक्सप्लोटेटिव नेचर जो रहा उसकी, इट मीन्स शोषणकारी जो प्रकृति है वो क्या है, उसको तो कभी उन्होंने शो ही नहीं किया है। अगर हम देखते हैं कोपलैंड या पर्सिवल स्पीयर, वो तो सभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फिर अनिल सेल या ब्रूमफील्ड जोडी ब्राउन्स, वो भी सभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक। लेकिन विपिन चंद्रा ने कहा कि इस पद्धति में तो बहुत सारी कमियां हैं। सबसे बड़ी कमियां क्या है कि ब्रिटिश शासन का तो हम देख सकते हैं कि एक्सप्लोटेटिव नेचर भी हम देख पाते हैं। भारतीय जनता का शोषण किया उन्होंने, नए नए इस तरह के कोई कानून भी लेकर आते थे जिसमें भारतीय जनता का कोई बेनिफिट भी नहीं हो पाता था, शोषण ही होता था एक तरीके से। तो हम ये भी देख सकते हैं बहुत सारे इस तरह के मूवमेंट भी किए जाते हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं मास मूवमेंट की हम बात कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी 1920 और 1930 और 1942, इस तरह के मूवमेंट भी होते हैं। लेकिन उन सभी को मास मूवमेंट की कैटेगरी में उन्होंने कभी स्थान ही नहीं दिया, उनको एक कोई आइडेंटिटी नहीं दे पाए, कोई पहचान ही उनको नहीं दे पाए। तो इस तरह से हम सभी को हम देख सकते हैं कि जितने भी हम कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर के जो भी मूवमेंट होते हैं, जो भी मास मूवमेंट किए गए, ठीक है ना, उन सभी को उन्होंने अनएक्सेप्ट किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये सभी कंडीशन बन जाती है। लेकिन इसमें हम देखें आखिर फिर लास्ट में हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, क्योंकि निष्कर्ष भी कंक्लूजन भी हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। उसमें से 2 या 3 मार्क्स हमें इजीली मिल सकते हैं अगर हम एक इफेक्टिव कंक्लूजन लिख पाए। तो स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको कम्प्लीटली समझे कि हाँ, हम मानते हैं कि बहुत सारे फेवर में बहुत सारे स्कॉलर हैं जो इसको सभी को बहुत ही फेवर में बताते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी कुछ किया है वो एक पॉजिटिव ही एफर्ट्स किया जाता है। लेकिन हमें भी देख सकते हैं फिर बाद में धीरे धीरे जो हमारे नेशनल मूवमेंट हैं या जो भी हम स्ट्रगल कर पाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उन सभी को किस रूप में वो देख पाते हैं, कृत्रिम युद्ध के रूप में देख पाते हैं। और धीरे धीरे हम ये देख सकते हैं कि फिर हमारे जो एक नेशनलिज्म है उस पर भी क्वेश्चन मार्क किया जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद तो कभी पनपा ही नहीं है। अगर राष्ट्रवाद का कंसेप्ट आया है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड से ही बना है, उससे पहले तो राष्ट्रवाद का जो एक कंसेप्ट है वो इंडिया में काम ही नहीं कर रहा था। तो वो सभी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं कंक्लूजन में। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया इसका फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट भी जल्दी हम इस पर जल्दी काम करेंगे। और अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।